हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एमसीक्यू कर रहे हैं द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। इस एक्ट के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आपको क्लियर दिखेगा। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ पासिंग द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986? क्या ऑब्जेक्ट है इस एक्ट को पास करने का? तो देखिए, टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, मतलब एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू वुमन के इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट करना। सेकंड है टू प्रोहिबिट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन थ्रू पब्लिकेशंस, राइटिंग्स, पेंटिंग्स, फिगर्स और इन एनी अदर मैनर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या कहता है कि किसी भी अदर फॉर्म में, जैसे पब्लिकेशंस के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, पेंटिंग, फिगर्स और किसी अदर मैनर में इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट करना। तो दोनों ही पर्पज, फर्स्ट और सेकंड, एडवर्टीजमेंट के थ्रू और इन सभी मैनर्स के थ्रू वुमेन्स के इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट करना इस एक्ट का पर्पज है। ऑप्शन थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन Prohibition Act 1986 extends to the whole of India. Option 1, whole of India. Question number 3, under this act, in the word advertisement, what has been included, which means visible representation? ये क्या कहना है कि वर्ड एडवर्टीजमेंट है जो कि इंक्लूड किया गया है, तो उसका मतलब अंडर द व्हाट हैज़ बीन इंक्लूडेड विच मीन्स विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है जिसका मीनिंग क्या है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन। तो हमको एडवर्टीजमेंट दिया गया है 2A में। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है। नोटिस और सर्कुलर, लेबल, रेपर और अदर डॉक्यूमेंट। थर्ड है एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। और फोर्थ है आपका 1, 2 और 3। तो एडवर्टीजमेंट में ये सारी ही चीज़ें इंक्लूड की गई हैं जिसका मतलब कि विजिबल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट इंक्लूड नोटिस और सर्कुलर, लेबल, रेपर, अदर डॉक्यूमेंट्स और एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन कहाँ दी गई है? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन की 2C में दी गई है, 2 सब क्लॉज C। तो देखिए इसका फर्स्ट है डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ ए वुमन, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच ए वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इनडिसेंट। ये कह रहे हैं कि किसी भी मैनर में डिपिक्ट करना वुमन के फिगर को, उसके फॉर्म को, बॉडी को, पार्ट को, जिससे कि वो इंडिसेंट या डेरोगेटरी लगे। ठीक है, सेकंड देखिए, डेरोगेटरी टू द इंटीग्रिटी ऑफ वुमन, वुमन की इंटीग्रिटी को डेरोगेट करे। थर्ड है विच इज़ लाइकली टू डिप्रेव, करप्ट और इंजूर द पब्लिक मॉरलिटी और मॉरल्स। ठीक है, और फोर्थ है 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर होगा 4। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, 1, 2 और 3। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन का मीनिंग क्या होगा। तो इसको 2C में दिया गया है। देखिए, डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ ए वुमन, हर फॉर्म, बॉडी, एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच ए वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इंडिसेंट और डेरोगेटरी टू डिग्निटी, सॉरी डिसेंसी, डेरोगेटरी टू डिसेंसी। सेकंड है एनी रिटर्न, मार्क्ड और स्टाम्प्ड मैटर अपेयरिंग ऑन एनी पैकेज। ठीक है, किसी पैकेज पर रिटर्न लिखा हुआ, मार्क किया हुआ, स्टाम्प किया हुआ मैटर। सेकंड है एनी प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपेयरिंग ऑन एनी पैकेज।
ठीक है, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर। थर्ड है एनी मैटर अफिक्स्ड टू और अपियरिंग अपॉन एनी पैकेज। तो देखिए रिटर्न, मार्क्ड और स्टाम्प्ड मैटर, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर किसी पैकेज पर, और या फिर अफिक्स्ड टू और अपियरिंग अपॉन एनी पैकेज एनी मैटर। ठीक है, हमारा आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव लेवल में आते हैं ये सब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट विच थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ड पैकेज। पैकेज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो हम पैकेज कहाँ दिया गया है, 2 के सब क्लॉज ई में पैकेज दिया गया है। पैकेज में आएंगे बॉक्स, कार्टन, टिन कंटेनर। तो तीनों ही चीज़ें पैकेज में आती है, बॉक्स, कार्टन, टिन कंटेनर, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश्ड और अरेंज or take part in the publication or exhibition of any advertisement which contain indecent representation of woman in any form, then what punishment shall be inflicted on him। देखिए, यदि कोई पर्सन पब्लिश करता है, पब्लिश करेगा है ना, और या फिर पब्लिश करने वाला है, और अरेंज टू टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन, अरेंज कर रहा है, मतलब कोई अरेंजमेंट ऐसे कर रहा है पब्लिश करने के लिए, या पब्लिकेशन या एग्जीबिशन में वो पार्ट ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, ठीक है, जिसमें कि वुमन का इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फॉर्म में, तो क्या उसको पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट की जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा एक क्वेश्चन इसी का दूसरा फॉर्म है, इफ़ ए पर्सन सेल प्रोड्यूस और कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट और सेंड by post any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure which contains indecent representation of woman in any form, then for what penalty or punishment he shall be liable। तो उसको क्या पेनल्टी मिलेगी, देखिए, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years एंड फाइन अप टू 2000 रुपीज, है ना। ऑप्शन नंबर 2, 2 साल तक की जेल और 2000 रुपये तक का फाइन, 2 साल की जेल, 2000 का फाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ए पर्सन शैल पब्लिश और कॉज टू बी पब्लिश्ड और अरेंज और टेक पार्ट in the publication or exhibition of any advertisement which contains indecent representation of woman in any form, then what punishment shall be inflicted on him। और वही सेम क्वेश्चन का सेकंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट पर क्या पनिशमेंट है वो पूछा जा रहा है। इन द इवेंट ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन ए पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट, सर्कुलेट, send by post any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation of figure which contains indecent representation of woman in any form, then for what penalty he shall be liable। तो सेकंड कन्विक्शन पर क्या पेनल्टी मिलेगी, देखिए, तो क्या पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 6 months। देखिए 6 months की तो इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, जो कि 5 years तक हो सकती है, 6 months से 5 years तक की इम्प्रिजनमेंट, एंड ऑल्सो विद ए फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़ बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज़, 10,000 से 1 लाख रुपये, 1 लाख। ठीक है, 10,000 से 1 लाख रुपये तक का तो फाइन लग सकता है, और 6 महीने से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। ठीक है, ये हमारा सेकंड कन्विक्शन का था, सेकंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। जबकि फर्स्ट कंडक्ट पे क्या था, 2,000 रुपये तक का तो फाइन था, और जेल कितनी थी, 2 years की इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए अब। सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट रिलेट्स टू द प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाई पोस्ट of books, pamphlets, etc. containing indecent representation of women, but the provisions of this section shall not apply to any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure when, देखिए ये कह रहा है कि वैसे तो सब कुछ प्रोहिबिट है इस तरीके का,
जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन किस केस में, कौन से ऐसे केस हैं जिनमें कि ये चीज़ें प्रोहिबिट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन नंबर 1 देखिए, द पब्लिकेशन ऑफ विच इज़ प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड। ठीक है, जिसका पब्लिकेशन जस्टिफाई है एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड that such book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure is in the interest of science, literature, art or learning और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर पब्लिक गुड के लिए है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, या कोई साइंस, आर्ट, लिटरेचर, लर्निंग या किसी जनरल कंसर्न के ऑब्जेक्ट के लिए है, तो उसको प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड है विच इज केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पज। Ancient monument within the meaning of the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958 or any temple or on any car used for the conveyance of idols or kept or used for any religious purpose। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, कि किसी भी एंशियंट मोन्यूमेंट के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर कोई इस टाइप की चीज़ें की जा रही है, रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है अंडर द आर्कियोलॉजिकल एक्ट, साइट्स एक्ट, रिमेन्स एक्ट 1958 है ना, और यह किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो भी इसको प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। फोर्थ देखिए, एनी फिल्म इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकेंड ऑफ द सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल। कोई ऐसी फिल्म जिसमें कि जो सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 है उसके पार्ट सेकेंड के प्रोविजन जहाँ पे कि एप्लीकेबल होते हैं, तो वहाँ पर भी प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंडर दिस एक्ट हु हैज़ बीन एम्पावर्ड टू एंटर द सस्पेक्टेड प्लेसेस, प्रीमाइसेस, बिल्डिंग्स एंड सर्च द सस्पेक्टेड थिंग्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सीज देम। कि किसको एम्पावर किया गया है कि वो सस्पेक्टेड प्लेस, प्रीमाइसेस या बिल्डिंग में एंटर करे और उनको सीज करे। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है सेक्शन नंबर 5 में। तो देखिए किस किस को एम्पावर किया गया है। एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है कि किसी भी गजेटेड ऑफिसर को जो कि स्टेट गवर्नमेंट जिसको ऑथराइज कर सकता है वो एंटर कर सकता है और सीज कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अमॉन्ग इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए फर्स्ट है, द गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक नो एंट्री इनटू ए प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस ऑफ एनी पर्सन विदाउट ए वारंट। तो क्या कह रहे हैं कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड गजेटेड ऑफिसर है वो प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में बिना किसी वारंट के एंट्री नहीं करेगा, जबकि उनको सर्च करना है और सीज करना है ना, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाले, तो वो किसी भी प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में विदाउट वारंट एंट्री नहीं कर सकता। सेकंड ऑप्शन देखिए, द गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मे मेक एन एंट्री इनटू ए प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस ऑफ एनी सस्पेक्टेड पर्सन विदाउट ए वारंट। तो ये हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। तो यहाँ पे क्या बताया कि विदाउट वारंट एंट्री कर सकता है, तो गलत है, नहीं कर सकता। थर्ड ऑप्शन देखिए इसमें, वेयर द गजेटेड ऑफिसर authorized by state government seizes any article, thing or document, he shall as soon as may be inform the nearest magistrate and take his orders as to the custody। जैसे ही गजेटेड ऑफिसर जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है वो किसी भी आर्टिकल को, डॉक्यूमेंट्स को सीज करता है तो उसको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, और कस्टडी में लेने के ऑर्डर देने होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, द प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू एनी सर्च और सीजर अंडर दिस एक्ट as they apply to any search or seizure may under the authority of a
वारंट इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ द सेड कोड। ये क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट में जो भी सर्च और सीजर की जा रही है उस पर CRPC 1973 के सर्च और सीजर के प्रोविजंस लागू होंगे। जैसा कि CRPC के सेक्शन 94 में जो वारंट इशू किया जाता है उसके अंडर जो सर्च और सीजर होती है उसी फॉर्म में यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट शैल बी नेचर ऑफ ऑल द ऑफेंसेज रिलेटिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, तो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट के जितने भी ऑफेंस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, तो कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। ठीक है, कॉग्निजेबल होगा लेकिन बेलेबल होगा, बेल मिल जाएगी आपको। कॉग्निजेबल तो है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई against the central government or any state government or their officer for anything which is done or intended to be done under this act honestly, strictly, in good faith or promptly। तो कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या किसी अदर ऑथराइज्ड ऑफिसर के खिलाफ जो कि गुड फेथ में काम करता है, विच इज़ for anything which is in good faith done or intended to be done under this act। और ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 9 में ये बात की गई है। ठीक है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक रूल्स बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कि कौन, किसको एम्पावर किया गया रूल बनाने के लिए इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के प्रोविजंस को कैरी आउट करने के लिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन एक्ट 1986 सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही एम्पावर है इसमें रूल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और ये बहुत छोटा एक्ट है, इसमें 14 क्वेश्चन ही MCQ के तौर पे हैं। ठीक है, और मैं आपको कुछ एक चीज़ें और इसमें बता देती हूँ। देखिए, हाँ, रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इस एक्ट को प्रेसिडेंट की असेंट कब मिली, 23 दिसंबर 1986 को, 23 दिसंबर 1986 को। ठीक है, और इन्फोर्समेंट कब है इसका, 25 सितंबर 1987 को। देखिए, रिसीव द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट 23 दिसंबर 1986 को तो असेंट मिली है, और 25 सितंबर 1987 को क्या हुआ है, इन्फोर्समेंट हुआ है। 2 अक्टूबर 1987 को इन्फोर्स हुआ है, डेटेड 25 सितंबर 1987, पब्लिश्ड इन गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब गैजेट्स में तो डाल दिया था 25 सितंबर को 1987 में, और इन्फोर्समेंट का डेट है 2 अक्टूबर 1987। ओके, इसमें मैं आपको टोटल सेक्शन बताऊँ एक बार कितने हैं। देखिए, इसमें टोटल सेक्शन है हमारे, टोटल हमारे कितने सेक्शन है, 10। ओके, 10 इसमें सेक्शन है। बहुत ही छोटा एक्ट है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो लगे रहिए तैयारी में। थैंक यू।